अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं जी कैफ 1 का। कल हमने थोड़ी सी बात IS 16 पे स्टार्ट की थी। ज़्यादा टाइम तो हमारा लग गया था। परिचय में क्या आता है, क्या सिलेबस है, कितने सवाल आते हैं, थोड़ा पैटर्न को देखते हुए और थोड़ी पास होने वाली बातें करते करते टाइम गुजरा। फिर थोड़ी सी हमने पढ़ाई भी कर ही ली थी। ठीक है जी। एसिड की डेफिनेशन हमने देखी थी कि एक ऐसा रिसोर्स है जो एंटिटी कंट्रोल कर रही होती है किसी पास्ट इवेंट की वजह से, नॉर्मली परचेज़ की वजह से, और फ्यूचर में उससे हमें बेनिफिट्स आने की उम्मीद होती है। यही रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया भी है, ये आपको मैं पढ़ाऊँगा कि किसी भी आइटम को एज अ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट रिकॉर्ड करने के लिए आपको 2 क्राइटेरिया मीट करना ज़रूरी है। इंशाल्लाह ये पढ़ाऊँगा, इनिशियल रिकग्निशन, इनिशियल मेजरमेंट, फिर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, ये बातें हमने करनी है। तो उसके अंदर सब जो शर्त IS 16 ने लगाई है वो ये है कि आपको 2 कंडीशंस मीट करने के बाद ही कोई चीज़ रिकॉर्ड करने की इजाज़त है एज अ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। वो 2 शर्तें कौन सी हैं? सबसे पहली बात कि आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आने की उम्मीद हो और कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल हो। ये आपने इंट्रो में थोड़ा सा पढ़ा होगा, इनिशियल मेजरमेंट, इनिशियल रिकग्निशन, ठीक है। लेकिन इसको हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बहरहाल फ्यूचर बेनिफिट्स की उम्मीद हो, ऐसे रिसोर्स को हम एसेट कहते हैं। और अब चूँकि एसेट जो हमारा एसेट्स तो बहुत सारे हैं, यानी कि आपने आपने इन्वेंट्रीज़ देखा था, इन्वेंट्रीज़ देखा था, हाँ कैश भी है, ठीक है। इन्वेंट्रीज़ आपने पूरा एक स्टैंडर्ड पढ़ा था, ये भी तो एसेट था, ठीक है। लेकिन ये एसेट कौन सा एसेट है? जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर सेलिंग पर्पस ख़रीदती हैं। अब एक चीज़ आपने ख़रीदी है, ठीक है, आपने यार मार्कर्स भी मंगवा रहे हैं, ठीक है, कैलकुलेटर्स का आपका कारोबार है, आपने कैलकुलेटर्स ख़रीदे हैं, इस्तेमाल के लिए नहीं ख़रीदे बल्कि इनको आगे बेचने के लिए ख़रीदा है। तो ये कैलकुलेटर आपके पास क्या है? एक एसेट, इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री एसेट है। एसेट क्या होता है? जो फ्यूचर में फ़ायदा दे। ये क्या फ़ायदा देगा आपको? फ्यूचर में बिकेगा, बिक कर इससे रेवेन्यू आएगा, ऐसे ही है ना। इससे पैसे आएंगे, रिसीवेबल बना लेते हैं, कैश भी आ सकता है, उधार पे बेचें तो रिसीवेबल बन जाता है, अल्टीमेटली कैश तो आ ही जाता है, ठीक है ना। तो इन्वेंट्री भी एक एसेट है, एक रिसोर्स है जिससे फ्यूचर में आपको बेनिफिट आना है। लेकिन आप इस इन्वेंट्री के बारे में ये कभी भी नहीं सोच कर रखते कि ये जो मैंने आज इन्वेंट्री खरीदी अगले 10 साल तक ये मैं जो है वो बेच नहीं सकूँगा, बल्कि आपकी कोशिश होती है जल्दी से जल्दी ये बिक जाए। इसलिए आपने इस एसेट के बारे में जो पढ़ा था इंट्रो के अंदर, वो ये पढ़ा था कि ये करंट एसेट है, ठीक है। ये जब बिक जाता था तो इसको आप कॉस्ट ऑफ सेल बना लेते थे। जब तक ये नहीं बिकता था, अनबिक्ड होता था, अनबिक्ड समझते हैं? अच्छा, जब तक ये अनसोल्ड होता था तब तक ये आपका एसेट होता था, ठीक है। फिर उसके बाद आपने थोड़ा सा फिक्स एसेट एंड डेप्रिसिएशन के बारे में नॉलेज गेन किया था, जिसको अब हम पूरा एक स्टैंडर्ड जो है इसके ऊपर है, उसके हिसाब से तफसील से पढ़ रहे हैं। वो है IS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये जो आपका रिसोर्स है, जज़ाकल्लाह, कॉपी करवाए हुए हैं, इनको देखते हैं। अभी इतने तो बच्चे हैं नहीं, मैं बताता हूँ आपको। सबके लिए करवाएं, सबके लिए करवाने की तो ज़रूरत है, लेकिन चले ठीक है, दे दूंगा इंशाल्लाह सबको, लेकिन देखते हैं। अच्छा, तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के बारे में कल आपको बताया था कि ये ऐसे टेंजिबल आइटम्स होते हैं जो आपने बिजनेस में यूज़ के लिए रखे हुए हैं। यूज़ 3 तरह का हमने देखा था। आप उसको प्रोडक्शन या सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज में इस्तेमाल कर लें, फॉर रेंटल टू अदर्स या फॉर एडमिन पर्पज। लेकिन ये जो यूज़ है, ये आपने कोई 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने नहीं करना होता, बल्कि जो आप ये टेंजिबल आइटम्स ख़रीदते हैं, इनसे आपको बेनिफिट जो है वो कई साल तक, ये भी दूसरी शर्त थी, ठीक है। अब वो थेरी जो है मैंने किताब वाला चैप्टर डाल दी, इसलिए पूरी थेरी तो नहीं, वहाँ से मैं ऊपर जाना पड़ेगा काफ़ी। यहाँ से दिखा देता हूँ। ये 3 यूजेस हैं और ये एक्सपेक्टेड है कि ये एक से ज़्यादा पीरियड के अंदर जो है वो आपको ये बेनिफिट आएगा, ठीक है ना। एक्सपेक्टेड टू बी यूज़, ये यूज़ होते रहेंगे एक से ज़्यादा पीरियड्स के अंदर। तो फिर इसको हमने कहा था कि ये क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब जब ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है तो इसको हमने फिक्स एसेट उर्फ आम में कहा था, तो फिर इसको हम एसेट बनाकर आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंस आउट कर रहे थे, एकदम से एक्सपेंस नहीं बना सकते थे। ऐसे ही आप इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का एक स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, IS 40।
मेरे ख्याल में तो ये काफ़ी हैं आपके लिए, ठीक है, लिख देने। तो ये डिफरेंट एसेट्स हैं, अपनी नेचर के हिसाब से इनकी डिफरेंट ट्रीटमेंट है, इनकी डिफरेंट स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं, ठीक है। तो बहरहाल बात हो रही थी यहाँ पर कि एक ऐसा रिसोर्स जो आपने कंट्रोल में किया हुआ, बिजनेस के कंट्रोल में है और फ्यूचर में उससे बेनिफिट्स आएंगे, और बेनिफिट्स जो है यानी यूज़ जो है इसका, ये एक से ज़्यादा पीरियड्स के अंदर होना है, तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉन करंट एसेट यानी प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब अगली कहानी ये चली थी, हमने ऐसे मिसाल सी बनाई थी कि अगर हमने एक खर्चा आज किया है, जिस खर्चे के बाद इस कॉस्ट ने, ये जो हमने वो कल खोखा बनाया था, इस कॉस्ट से हमें अगले कई साल तक फ़ायदा आना है, यानी ये कॉस्ट जो हमने इनकर की है, ये जो खोखा हमने बनाया है, इस खोखे में हमने जूस रख के अगले 5 साल तक मिसाल के तौर पे बेचने हैं, तो 5 साल तक रेवेन्यू कमाने के लिए हमारा ये खोखा इस्तेमाल होगा। तो ये जितनी कॉस्ट है इसकी, ये भी फिर 5 साल के ऊपर ही डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, इसी को मैचिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो इसी वजह से हमारा डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट आया था। हमने अगली बात क्या पढ़ी थी कि डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं, सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, ठीक है। यूजफुल लाइफ जो हमारी इंटेंशन है, जो बिजनेस की इंटेंशन है, ज़रूरी नहीं कि ये खोखा 5 साल बाद एकदम से धड़म करके गिर जाएगा, लेकिन हमने ये प्लान किया हुआ है कि 5 साल बाद फिर हम इसको जो है वो गिरा देंगे और उसकी जगह हम दुकान बना लेंगे। तो हमारी इंटेंशन 5 साल इस्तेमाल करने की है, तो फिर इस कॉस्ट को 5 साल के ऊपर किसी एक सिस्टमेटिक वे में हम जो है वो एलोकेट करेंगे। वो सिस्टमेटिक वे बेसिकली वो मेथड्स ही हैं, ठीक है। और ये मेथड्स जो हैं, ये भी स्टैंडर्ड गाइड करता है कि मेथड वो वाला सिलेक्ट करो जो उस एसेट से बेनिफिट आने का पैटर्न हो, उसे मैच कर जाए। जैसे बिल्डिंग की नॉर्मली जो नेचर है वो इस तरह की होती है कि बिल्डिंग हर साल बराबर फ़ायदा देने के लिए तैयार है, ठीक है ना। हमारा ये जो कैपेसिटी थी हमारी इस दुकान की, इस कियोस्क की, खोखे की, ठीक है, इस दुकान की, इस कियोस्क की जो कैपेसिटी है वो उतनी ही है, वो हर साल उतनी ही कैपेसिटी रखता है। हम अपने हिसाब से कम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें एसेट का कोई कसूर नहीं है। तो बिल्डिंग की नेचर नॉर्मली ऐसे होती है कि वो हर साल बराबर फ़ायदा देने के लिए तैयार है। तो फिर मेथड ऑफ डेप्शन भी ऐसा इस्तेमाल करो जिसमें हर साल एक्सपेंस बराबर आए। वो कौन सा मेथड है, स्ट्रेट लाइन। अच्छा, मशीनरी जो होती है, प्लांट मशीनरी, नॉर्मली इनसे आने वाला फ़ायदा जो है वो डिक्रीजिंग ट्रेंड पे होता है। मशीन जब नई होती है तो ज़्यादा फ़ायदा दे रही होती है, ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा यूनिट्स बना रहे हैं, क्वालिटी सही है, अच्छी है, वेयर एंड टियर कम है। और जैसे जैसे उस प्लांट की, उस मशीनरी की लाइफ आगे बढ़ती जाती है, उसकी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, आउटपुट कम होती चली जाती है। तो फिर अगर मशीन को डेप्रिशिएट करना है तो मुनासिब क्या होगा, कौन सा ऐसा मेथड लगाएं जिसमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का ट्रेंड भी क्या होता जाए, डिक्रीजिंग। तो उसके लिए हमने कहा था जी एक मेथड है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। एक मेथड हम आने वाले दिनों में पढ़ेंगे, आउटपुट मेथड। वो कब लगेगा, जब मिसाल के तौर पे हमारी डेप्रिसिएशन की बेस टाइम नहीं है, बल्कि हमारी डेप्रिसिएशन की बेस जो है वो प्रोडक्शन है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आपने, चलो जब पढ़ेंगे तभी देखेंगे, बहरहाल चलें मिसाल के तौर पे दे ही देता हूँ मिसाल। आपने एक प्लांट खरीदा है, उस प्लांट से आपने जो है वो गाड़ियाँ बनानी है। पहले साल आपने 50,000 ज़्यादा हो गई, 5,000 गाड़ियाँ बनाई। अगले साल आपने 10,000 बना ली, उससे अगले साल आपने 8,000 बना ली, उससे अगले साल आपने 15,000 बना ली। जितनी डिमांड आ रही है आप उतनी गाड़ियाँ बना रहे हैं। अब ना तो ये हर साल बराबर गाड़ियाँ बना रहा है प्लांट, ना हर साल इसकी प्रोडक्शन कम हो रही है, बल्कि पहले साल कम थी, फिर ज़्यादा होगी, फिर कम होगी, फिर ज़्यादा होगी। अब कौन सा मेथड लगाएं, तो उसके लिए ना स्ट्रेट लाइन मुनासिब है, ना रिड्यूसिंग बैलेंस, बल्कि हम आउटपुट। तो स्टैंडर्ड ये गाइडेंस देता है कि आपने डेप्शन मेथड वो सिलेक्ट करना है जिसकी वजह से जो एक्सपेंस निकले वो एक्सपेंस पैटर्न, बेनिफिट के पैटर्न के साथ मैच कर जाए, ठीक है। तो ये थोड़ी सी गाइडेंस भी है इसमें। तो हमने कल पढ़ना शुरू किया था स्ट्रेट लाइन मेथड को, और स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला क्या है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर ईयर निकालने का, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ। और अगर सवाल के अंदर रेट गिवन हो तो हम फिर कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू इनटू डेप्रिसिएशन रेट कर देते हैं। अच्छा, एक और भी है, मिसाल के तौर पे आपके पास यहीं पे मिसाल ले लेते हैं, कॉस्ट है मेरे पास एसेट की, कॉस्ट है एसेट की 1,000 रुपये, ज़्यादा हो जाएगा 100 रुपये, ठीक है जी। और डेट ऑफ परचेज इसकी है 1 जनवरी 2015, लेट से, ठीक है जी। और इसके बाद इसकी यूजफुल लाइफ है 5 ईयर्स, ठीक है जी। अब मैंने आपसे कहा
इसका फॉर्मूला क्या है डेप्रिसिएशन का, तो हम एक फॉर्मेट पे हम पक्का चलेंगे, डेट, डिस्क्रिप्शन, एसिड। इसी को इंशाल्लाह फिर हम आगे बढ़ाएंगे जब रिवैल्यूएशन आएगी, 2 कॉलम्स इसी में ऐड कर देंगे, ठीक है। ये बेसिकली मेरा सिर्फ एसिड को प्रेजेंट करने की वर्किंग का फॉर्मेट है, मेथड का इससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है, कल बताया था आपको। अब अच्छा, अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि जी फॉर्मूला है इसका, आप 1 जनवरी 15 को यहाँ पर कॉस्ट लिख लें 100 रुपये, और उसके बाद ईयर एंड पे जाकर आपने डेप्रिसिएशन करनी है। तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या है जी, कॉस्ट माइनस रेजुअल वैल्यू, है कोई नहीं, लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन चलो अभी लिख दिया, ओवर यूजफुल लाइफ, ठीक है जी। कितना आता है 20। अब कल मैंने आपको जाते थे ये बात की थी कि आप इस फॉर्मूला को ऐसे भी कर सकते हैं कि आप कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू इनटू रेट कर दें। अब इस सवाल के अंदर रेट गिवन नहीं है, ज़रूरत नहीं है, वैसे स्ट्रेट लाइन में ज़रूरत नहीं है रेट की, लेकिन अगर आप रेट निकालना चाहें तो निकल सकता है, बहुत सिंपल है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि जी एसिड की लाइफ जो है वो, एसिड की यूजफुल लाइफ जो है, पेन फिर ठंडा हो गया, तीसरी क्लास तक सही हो गया था, एसी कैसे हुए, एसिड की यूजफुल लाइफ जो है वो 10 साल है, ठीक है। मैं कहता हूँ यार इसको रेट में कन्वर्ट कर दो, तो 10 साल मतलब हर साल आपने कॉस्ट को किस पे डिवाइड करेंगे, 10 पे, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर 100 रुपये कॉस्ट है और लाइफ 10 साल है तो कितनी डिडक्शन आएगी, ठीक है। अब इसी 10 साल को अगर मैं रेट ऑफ डेप्रिसिएशन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो उसका फॉर्मूला क्या है, कन्वर्जन करनी है मैंने लाइफ इनटू रेट में, तो फॉर्मूला बनेगा 1 ओवर यूजफुल लाइफ। अच्छा, इंट्रो पढ़ के आए ना बच्चे पीआरसी में, उसके अंदर एक और फॉर्मूला भी है, उसको छोड़ें, 1 ओवर यूजफुल लाइफ करेंगे अगर आप, ठीक है। और चूंकि परसेंटेज निकालना चाह रहे हैं आप, ये मैं क्या करने लगा हूँ जी, कन्वर्जन करने लगा हूँ, यूजफुल लाइफ को रेट में कन्वर्ट करने लगा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं 1 ओवर यूजफुल लाइफ करूँ इंटू 100 लिख दूँ या ठीक है, लिख दो, आप ही लिखो सब कुछ, ये भी कर दो वो भी कर दो जी। 1 ओवर 10 इंटू 100 क्या आता है जी आंसर जी, 10%। तो इसका मतलब अगर यूजफुल लाइफ 10 साल है तो रेट 10% है, बात एक ही होगी। मिसाल के तौर पे ये 100 था, 10% करें तो भी आंसर क्या आता है, 1/10 है ना, 10%, 100 में से 10, 100 में से 10 तो वही 10% भी बनता है। अच्छा, अब इसको हमारे वाले सवाल के अंदर अप्लाई करें तो 5 साल है लाइफ, अगर लाइफ 5 साल है, अब एक फॉर्मूला मिल गया, अब करी जाए उसको, 1 ओवर 5 इंटू 100, क्या आंसर आएगा 20%। चेक करते हैं क्या ख्याल है, 100 इंटू 20% करें तो एक ही बात है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर तो ये सहूलत हमें मिल गई, ये रिड्यूसिंग बैलेंस में नहीं चलेगी, स्ट्रेट लाइन में सिर्फ चलेगी, ठीक है। अच्छा, अब 2-4 और भी ऐसी लाइफ्स ले लेते हैं, ये कहीं ना कहीं काम आ जाता है आपके सवाल के अंदर। आपको रिवैल्यूएशन के सवाल कर रहे होंगे, बड़े बड़े सवाल होंगे, उनमें आपको लाइफ रिक्वायर्ड होती है, आपने रिमेनिंग लाइफ निकालनी होती है आफ्टर रिवैल्यूएशन ना। अब सवाल के अंदर आपको मिसाल के तौर पे वो परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन दे देगा, लाइफ ओरिजिनल वाली नहीं देगा, तो आपको हो सकता है लाइफ से रेट पे जाना पड़ जाए। अभी तो मैं रेट से लाइफ पे नहीं, लाइफ से रेट पे जाना पड़े, वही कर रहे हैं, लाइफ से रेट पे जाना पड़ सकता है, आपको पता होना चाहिए ना कैसे 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 जाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कोई और एग्जांपल ले लें, कितने कितने ईयर्स लेने हैं जी, 20 ईयर्स ले लें। अगर एक एसिड की यूजफुल लाइफ 20 ईयर्स है तो डिवाइड बाय 20 कर देंगे स्ट्रेट लाइन मेथड में, तब भी ठीक है। और अगर आप कहें नहीं जी मुझे तो रेट चाहिए, तो क्या करेंगे, 1 ओवर जी 5%, काफ़ी है मेरे ख्याल से, समझ आ गई है। अच्छा, अगर सवाल में रेट गिवन हो स्ट्रेट लाइन मेथड में और उससे लाइफ पे जाना हो तो क्या करेंगे, अगर आपको
रेट गिवन है और आप उससे लाइफ, जो कि अक्सर यूज़ करना पड़ जाएगा आपको आगे चल के FIR 1 में। मैं जो कह रहा हूँ ना कि आपको लाइफ चाहिए होगी, ठीक है। सवाल में रेट गिवन होगा, आपको लाइफ चाहिए होगी क्योंकि आपने उसको यूज़ करके रिमेनिंग लाइफ निकालनी है जो आगे इस्तेमाल होनी होगी आपके सवालों में। तो आप कैसे निकालेंगे, आप इसको, इस रेट को 1 से डिवाइड कर दें, तो 1 ओवर रेट, ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो रेट आपने डिवाइड करना है ये डेसिमल के अंदर कर लेना है, ठीक है ना। इसके अंदर आपने 1 ओवर डेसिमल लिख कर रेट कर देना। कैसे, 1 ओवर 0.1, 1 ओवर लिख नहीं रहा 0.1 जी। तो बताएं जी यूज़फुल लाइफ कितनी बनेगी। वापस आ गए ना उधर, मैंने 10 छुपा दिया, ठीक है। सवाल के अंदर ये दोनों में से कोई काम, अच्छा वैसे नॉर्मली लाइफ गिवन हो तो हम रेट की तरफ जाते नहीं हैं, बस ठीक है लाइफ ही यूज़ कर लेते हैं स्ट्रेट लाइन के अंदर। मुसीबत क्या है, कॉस्ट ओवर लाइफ करके, ठीक है ना। लेकिन ये काम करना पड़ सकता है, पता होना चाहिए। ये 10 ईयर्स, यानी सवाल में अगर आपको उसने लाइफ नहीं दी और डेप्थ रेट स्ट्रेट लाइन का 10% दिया हुआ है और आपको लाइफ की ज़रूरत है, तो आप 1 मिनट में निकाल सकते हैं 1 ओवर रेट करके, ठीक है। चेक करते हैं, 20% अगर सवाल में गिवन है तो उसको आप क्या करेंगे, 1 ओवर 0.2, आंसर देखा 5 पे पहुंच गया ना वापस, 1 ओवर 0.05 जी। बोलें जी क्या आंसर आता है, 20 ईयर्स तो सही आ गए, ठीक है जी। तो ये हमने क्या किया जी, ये हमने कन्वर्ट किया है, मैं इसके ऊपर लिख दूं हेडिंग कि हमने किया क्या है। हमने किया जी कन्वर्जन ऑफ यूजफुल लाइफ इनटू रेट एंड वाइस वर्सा। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज ये सिर्फ कहाँ पर मुमकिन है, ये स्ट्रेट लाइन में। रिड्यूसिंग बैलेंस आप पढ़ के आए हैं बचपन में, उसका अपना फॉर्मूला होता है, ठीक है जी। अच्छा, मैं बार बार कह रहा हूँ, बच्चे चूँकि इंट्रो में पढ़ के आए हैं इसको, एक फॉर्मूला इसमें भी मुश्किल सा है। वो फॉर्मूला असल में मुश्किल फॉर्मूला इसमें क्या है, डेप्रीशिएबल अमाउंट को डिवाइड करते हैं बुक वैल्यू से और वहाँ से रेट निकाल रहे होते हैं। लेकिन मैं ना इसको ज़रा डिफ्रेंशिएट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। स्ट्रेट लाइन के अंदर मैं इसी को ही यूज़ किया करूँगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन में मैंने एक चीज़ कांस्टेंट कर दी है। जब आप इंट्रो के अंदर वो मुश्किल वाले फॉर्मूला से रेट निकालते थे ना, तो उसमें चूंकि रेजिडुअल वैल्यू को भी आप इनबिल्ट कर लेते हैं, तो फिर स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन निकालते हुए जब रेट आप यूज़ कर रहे होते हैं तो आप कॉस्ट पर ही रेट लगा देते हैं, फिर माइनस रेजिडुअल वैल्यू नहीं करते। लेकिन मैं ना दो मेथड्स को ज़रा डिफरेंट रखना चाह रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन को इस तरह से, रिड्यूसिंग बैलेंस को दूसरी तरह से। तो इसलिए मैं उस फॉर्मूला की तरफ नहीं जा रहा, एंड पे जाके आपको बता दूंगा फॉर्मूला शॉर्टकट के लिए अगर कोई कभी ज़रूरत पड़े तो। लेकिन फिलहाल आप समझें कि वो फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है जो आपने इंट्रो में पढ़ा, लेकिन फिलहाल वो नहीं है, ठीक है। ताकि मैं स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग बैलेंस को ज़रा अच्छे से याद करवा लूँ आपको कि स्ट्रेट लाइन में आपने इस तरह से करना है, ये काम है, और रिड्यूसिंग बैलेंस में इस तरह से ये काम है। जिससे भी मैंने स्ट्रेट लाइन में आपको ये याद करवा दिया है कि स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू हम लाजमी करेंगे, ठीक है ना। अब लाइफ के वक्त करें और रेट के वक्त ना करें तो कंफ्यूजन ना हो जाए, मैंने इसलिए वो वाला फॉर्मूला अभी आपके सामने ओपन नहीं किया। IAS 16 पूरा हो जाएगा, या हो सकता है आखिरी क्लासेस में जाके मैं आपको फॉर्मूला बोल दूंगा, कहीं यूज़ करना पड़ जाए MCQ में कहीं पे। हालांकि अभी तक FIR 1 में कभी यूज़ वो हुआ नहीं है, पर फिर भी करवा दूंगा। लेकिन अभी मैं क्या चाह रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग बैलेंस ज़रा दूर दूर से फ़र्क कर सके, हम पक्के पक्के याद हो जाए। क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस के अंदर हम जो फॉर्मूला लगाएंगे रेट निकालने के लिए, उसमें रेजिडुअल वैल्यू इनबिल्ट करेंगे और उसमें कॉस्ट पर ही रेट लगाएंगे। इंशाल्लाह कल बात करेंगे इसके ऊपर, अब उसको ना सोचे ज़्यादा, ठीक है ना। तो इसलिए फिर आपको फ़र्क रहे कि स्ट्रेट लाइन में कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू करते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस में नहीं करते। ये मैंने इसलिए इस फॉर्मूला को अपने सामने रखा है, दूसरा नहीं है। तो समझ लें, थोड़ी देर के लिए समझे, है ही नहीं, वैसे है, इंटर में पढ़ के आया ना, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, है किताब में भी लिखा हुआ, आपको किताब मिलेगी ना, 1-2 दिन में किताब आ जाएगी इंशाल्लाह, उसमें भी लिखा हुआ है। लेकिन फिलहाल नहीं है, फिलहाल सादा बात, स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला क्या है, इसके अलावा दुनिया में और कोई फॉर्मूला नहीं स्ट्रेट लाइन का। थोड़ी देर के लिए ऐसे ही चले, ठीक है ना। तो स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ, या कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू इनटू रेट। अब अगर आपको लाइफ गिवन है, रेट निकालना है, रेट गिवन है, लाइफ निकालनी है, तो उसका सादा सा फॉर्मूला है आपके सामने, ठीक है। लाइफ से रेट में आना है, अगर रेट से लाइफ में आना है, ठीक है, गॉट इट। हाँ हो सकती है, नहीं मतलब क्या, यूजफुल लाइफ मंथ्स में आपने ईयरली टाइप से निकालनी होती है ना। 36 महीने दिए होंगे तो 12 3 36 3 साल हो गए,
5.6 ईयर्स नॉर्मली लाइफ होती नहीं है। हाँ, आपकी किसी साल के अंदर पूरा साल लाइफ आपने यूज नहीं किया तो वो आप फ्रैक्शन लगाते हैं, जैसे मैंने कल बताया था, आज एक आधा सवाल भी कर लेते हैं, ठीक है। बाकी कोई मसला नहीं, अगर आपकी 5.5 ईयर्स लाइफ है तो आप 1/5.5 कर दोगे, मसला क्या है उसमें। पर नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। हाँ, आगे चल के इस तरह से ज़रूर होगा, जब रिमेनिंग लाइफ निकालेंगे, मिड ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन होगी तो रिमेनिंग लाइफ जो है वो इस तरह से हो सकती है कि आपका 1.5 साल गुजरा था और अब 7.5 साल बाकी है, जैसे मिसाल, ऐसा हो सकता है। अब फिलहाल ज़रा सिंपल रखें चीज़ों को, ठीक है जी। कोई मसला? कोई मसला यहाँ तक? कोई मसला? क्यों नहीं है कोई मसला? चले, तो ये समझ आ गई जी बात, ये दोनों मेथड, ठीक है। अभी इसको नहीं छेड़ना, आज हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। इसमें आपको सवाल कराता हूँ एक, फिर एक आपसे करवाता हूँ सवाल, और फिर अगर ज़ौक भी हुआ, टाइम भी हुआ, तो शायद हम डिस्पोजल की तरफ मूव कर सकें, मे भी ना भी करें, ठीक है। सही है, तो तैयार है? आपको छोटे छोटे सवाल होमवर्क में दिए थे, ये तो करने ही नहीं चाहिए वैसे, लेकिन चलो अब क्या कर सकते हैं। वैसे मेरे पास किताब में इसके आंसर्स मौजूद हैं, पहले 6, 7, 8, 9 और 10, 11, 12 के भी हैं। 11, 12 तो आपकी किताब मैंने डाले ही नहीं थे, ठीक है। तो मैंने आज आपको ये सवाल करवाना है वैसे, लेकिन ज़रा क्विकली ऐसा करते हैं कि एक आधा सवाल करके बाकी फिर, क्योंकि यहाँ पर जो आंसर है, ठीक है, फॉर्मेट पे डाला हो, ठीक है जी। आपको सिर्फ 5 सवाल दिए थे, ओके, ठीक है, ठीक, बहुत अच्छी बात। चले, आतिफ ने परचेजा है एक व्हीकल, उसकी कॉस्ट है 1 जनवरी 8 पर 50,000, लाइफ है उसकी 4 साल, कैलकुलेट करो डेप्शन फॉर 4 ईयर यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। आसान सवाल है, आगे चलते हैं। असल में ना, इसलिए मैं ये 1-2 सवाल कराना चाह रहा हूँ कि जो सोल्यूशन है ना, इसका सोल्यूशन, उसमें सिर्फ डेप्शन निकली हुई है, क्योंकि रिक्वायरमेंट ही सिर्फ डेप्शन है, और ये बिल्कुल सही है, इससे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने आपको एक आदत डाली तो नहीं, अभी डालना शुरू किया ये आदत, कि वो फॉर्मेट के ऊपर वर्किंग को लेके आए, इसलिए मैं आपको 1-2 सवाल करवाऊंगा। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस यही निकलेगा, उनमें भी हमारा भी यही निकलेगा, ठीक है। लेकिन हमने उस फॉर्मेट में डालना है ताकि आपको उस वर्किंग की अब आदत पड़े। जिस मर्जी मेथड के अंदर हो, हमारी वो वर्किंग होगी जिसमें हमने कॉस्ट में से डेप्शन माइनस करके बुक वैल्यू निकालनी है और फिर डेप्शन माइनस करके बुक वैल्यू निकालनी है। उस वर्किंग के फॉर्मेट के ऊपर चलना है, वरना जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ये बिल्कुल सही है, आंसर सोल्यूशन लिखा हुआ है, ठीक है। बहरहाल चलें देखते हैं। लतीफ़ वाला सवाल भी सेम ही है, ठीक है, और उसमें बस क्या है कि आपका, हाँ, उसके बाद तीसरा सवाल। चलें, अब कौन सा वाला कर लें? सेकंड करते हैं, चलो सबसे पहले सेकंड करते हैं, ठीक है जी। एक कॉस्ट एसेट की 50,000 है और उसको ख़रीदा है हमने 1/4/2008 पे, और उसकी लाइफ 4 साल है। डेप्शन एक्सपेंस निकालना है 8, 9 और 10 का, आखिरी साल में लेकर नहीं गए, ठीक है भाई। मार्कर्स नहीं आए, कहाँ पड़े? यहाँ पड़े, ओके, आए हुए हैं। बताया तो करो यार, यार्ड बताते नहीं हैं आप, यार्ड जी। क्वेश्चन नंबर 2, डेट, डिस्क्रिप्शन, पर्चे में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, पर्चे के अंदर देखो ना, आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हम बड़े हो जाएंगे तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही चला करेंगे। तो रिक्वायरमेंट का डेप्शन एक्सपेंस है तो ये वर्किंग करने की शायद आपको ज़रूरत ही नहीं होगी, लेकिन फ़िलहाल नहीं, फ़िलहाल तो सारी चीज़ें खोल खोल कर बयान करनी है आपने, और कुछ आदतें फ़िलहाल डाल लें हम, ठीक है, और ऐसे। और इसी के अंदर, इसी टॉपिक में ही इंशाल्लाह जब कोई मेरे ख्याल में 10 एक लेक्चर हो जाने हैं ना हमारे, उसके बाद फिर रिवैल्यूएशन ने एंट्री मारनी है, और इस कॉलम के आगे, इसी वर्किंग के फॉर्मेट में, इस कॉलम के आगे 2 कॉलम्स ऐड हो जाएंगे और आपकी रिवैल्यूएशन शुरू हो जाएगी। इसलिए मैं इस फॉर्मेट में डाल रहा हूँ आपको, ठीक है जी। 1 अप्रैल 2008, कॉस्ट कितनी है एसेट की? 50,000। लो भाई, एंड वालों नज़र आ रहा है ये? थोड़ा और फॉन्ट बड़ा करें, सही है, ओके। अच्छा जी, अब 31 दिसंबर 2008 आया, ईयर एंड आया, डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करनी है। सवाल में कहीं बताया नहीं कौन सा मेथड है, तो खामोशी केस में हम स्ट्रेट लाइन लगाया करते हैं। तो कॉस्ट रेजल वैल्यू है जी, चलो याद रखने के लिए लिख लेता हूँ, फिलहाल पर्चे में लिखने की जरूरत नहीं, डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। अच्छा, अब ये क्या निकाल के देगा आपको? 1 साल की डेप्रीसिएशन। ये 1 साल की ये तो 1 साल की निकालेगा ना डेप्रिसिएशन, लेकिन हम 1 साल की डेप्रिसिएशन इस वक्त चार्ज नहीं कर सकते इस साल में। क्यों? वजह क्या?
क्योंकि पूरा साल हमने ये एसेट इस्तेमाल ही नहीं। डेप्रिसिएशन की जो बचपन में 7,000 ग्राम सबसे पहले आपको डेफिनेशन पढ़ाते हैं ना सिखाने के लिए, हमने तो टेक्निकल डेफिनेशन पढ़ ली ना। शुरू में आपको ये कहा जाता है कि डेप्रिसिएशन क्या है, एसेट की वैल्यू में कमी ड्यू टू यूज, ड्यू टू इस्तेमाल, एसेट की वैल्यू में कमी। तो इस्तेमाल जितना हुआ है उतना ही डेप्रिशिएट करेंगे ना। अब इस साल पूरा साल इस्तेमाल ही नहीं हुआ तो पूरा साल डेप्रिशिएट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 50,000/4 आंसर क्या आता है इसका 12,005। ये 12,500 डेप्रिसिएशन है पर ईयर, पूरे साल की। अच्छा देखो है तो इंट्रो, लेकिन बीच बीच में ना आपको छोटी छोटी चीज़ें जो है मैंने सिखानी है। जैसे मैं अभी आपको इस सवाल में, हालांकि बहुत इजी सवाल है, बनता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक्सट्रैक्ट्स की तरफ यहीं से ले जाऊंगा आपको, ठीक है ना। तो एक्सट्रैक्ट्स बनाना हमने सीखने, असल में तो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट नहीं आती, अब वो एक्सट्रैक्ट्स ही मांगता है, रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स मांगता है आपसे FAR 1 में, फिर FAR 2 में पूरी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट दोबारा आती है, ठीक है। तो बहरहाल ध्यान से देखते रहना है, गैर महसूस तरीके से FAR 1 की चीज़ें भी इसी के अंदर ही चल रही होंगी जो आपकी रिवीजन चल रही है। बाकी एक आध दिन में डिस्पोजल पे तो हमने चले ही जाना है, फिर तो भूल ही जाएंगे हम, फिर तो बस इंट्रो आपके दिमाग में चलेगी, डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, बस ये चीज़ें, बाकी तो फिर कहानी आगे चली जाएगी, ठीक है जी। कितना आता है 12,500, लेकिन ये 12,500 पूरे साल की डेप्शन है, हम पूरे साल इस एसेट को इस्तेमाल नहीं करें तो डेप्रिसिएशन भी चार्ज PNL के अंदर डिडक्शन एक्सपेंस जाना है, वो 12,500 नहीं जा सकता, क्योंकि PNL फॉर द ईयर एंडेड 2008 होता है और पूरे साल के अंदर 12,500 की डिडक्शन चार्ज नहीं कर सकते। अब क्या करें, मैंने आपको कहा था कि 12,500 जो है ये क्या है, पूरे साल की डेप्रिसिएशन। इसको अगर डिवाइड कर दें 12 से तो पर मंथ हो जाएगी। अब इस साल कितने महीने इस्तेमाल किया, 9 मंथ्स, तो इंटू 9 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब ये इस तरह करने की बजाय हम इसका हल क्या रखते हैं, ये फ्रैक्शन हम यहाँ पे 9/12 करके यूं काम चला लेते हैं, ठीक है। कितना आंसर आता है 9375 जी 40। अच्छा अब स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, तो उसमें बुक वैल्यू को कुछ नहीं कहना आपने, बुक वैल्यू डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए बुक वैल्यू ने यूज नहीं होना। कितना था, सॉरी बता दें दोबारा, 40625। क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला क्या लिखवाया आपको, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल। कॉस्ट को यूज करना है हर साल में, जो सा मर्जी साल है एसेट की लाइफ का, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन के लिए यूज किसे करना है, कॉस्ट। लाइफ को डिवाइड करना है या रेट को मल्टीप्लाई करना है तो किससे करना है, कॉस्ट से, चाहे जो सा मर्जी साल है एसेट की लाइफ का, ठीक है भाई। यार 1-2 मार्कर जरा उन्हें को सही करके दे दें, सही मजा नहीं आ रहा, चस नहीं आ रही, चस नहीं आ रही, समझते हैं बात, नहीं समझ आओ मार्कर यूज करके देखो, पता लगेगा, तंग हो रहा हूँ जी बेटा। 31 दिसंबर 2008 पर ये बुक वैल्यू आ गई। बुक वैल्यू, इसको कैरिंग वैल्यू भी कहते हैं, कैरिंग अमाउंट भी कहते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू भी कहते हैं। लिखना मत ऐसी बातें, फिर बाद में अच्छा कसम से ऐसे सवाल भी पूछते हैं बच्चे आके, सर ये कैरिंग वैल्यू क्या होती है। मतलब कोई ऐसा मसला नहीं, सवाल पूछने में कोई मसला नहीं, लेकिन मैं तो सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसी छोटी बात भी बताई जाती है क्लास में, तो जो ऐसी बात हो नहीं लगे भूल जाएगी वो लिख लेनी चाहिए, ठीक है। तो बुक वैल्यू, कैरिंग अमाउंट, कैरिंग वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू, ये सब बुक वैल्यू, कैरिंग वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू, कैरिंग अमाउंट। अभी CA BV दूर हैं, अच्छा चलें, तो खैर सॉरी यार डस्टर किधर है, कितने सादे लोग हैं ना, समझ ही नहीं आई बात की इनको। अच्छा नेक्स्ट, अगला साल आया जी 31 दिसंबर 2009 वाला साल है। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, हर साल डेप्रिसिएशन बराबर होनी है, तो उसका दूसरा मतलब ये है हर साल फॉर्मूला सेम रहना है, ठीक है। पर्चे में लिखने की जरूरत नहीं है इसको, सिर्फ आपको डायरेक्ट 12,500 लिख देना चाहिए था। खैर चलें, हम फिलहाल तो लिखेंगे कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू हर साल डिवाइड बाय 4 इंटू 9/12। अब नहीं करना, 2009 वाला साल है, पूरा साल ये एसेट इस्तेमाल हुआ, तो 12,500, 28,125।
अच्छा, उसके बाद 31 दिसंबर 2000, मार्कस का बोला है जी आपने, बोल दें एजाज भाई को जी। डेप्रीसिएशन जानबूझ के लिखी जा रहा हूँ मैं, हर दफ़ा ज़रूरत नहीं थी। 50,000 कुछ याद करवा रहा हूँ ना आपको, गैर महसूस तरीके से ये चीज़ें याद हो रही है कि स्ट्रेट लाइन मेथड की खसूसियत है हर साल डेप्शन बराबर आनी है। अच्छा, पहला सवाल करते तो हर साल बराबर 12,500 ही होनी थी मेरे ख्याल में, हर साल बराबर थी। इसमें भी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस हर साल बराबर ही आना है। पहले साल में मुसीबत ये रही कि पूरा साल हमने इस्तेमाल नहीं किया था। ठीक है जी, 12,000 बुक वैल्यू 15,000। अच्छा, कितने कौन कौन से साल के और कौन अगले साल की भी है डेप्रीसिएशन में? नहीं मांगी हुई तो मैं मांग लेता हूं आपसे। 31 दिसंबर 2011 की डेप्शन भी निकालो, चल ही पड़े हैं तो अब चलते जाए। 50,000 डिवाइड बाय 4 जी, 12,500, 3,100। अब बड़ा मसला आ रहा है यार, ये क्या हुआ? 4 साल गुजर गए और अभी भी एसिड पड़ा है। ऐसा नहीं है, आपके फाइनेंशियल 4 साल पूरे हुए हैं, एसिड की लाइफ के अभी 4 साल पूरे नहीं हुए। एसिड की लाइफ में 9 महीने गुजरे हैं, फिर 1 2 3, यानी 3 साल 9 महीने गुजरे हैं अभी। ऐसे ही है कि ऐसी है ना? अच्छा, और लाइफ कितनी है? यानी अभी इस एसिड की लाइफ के 3 महीने बाकी हैं। तो आखिरी साल में इसको सिर्फ 3 महीने डेप्रिशिएट करेंगे तो ये फुली डेप्रिशिएट हो जाएगा, इसकी बुक वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, अगले साल सिर्फ 3 महीने। चेक कर लो, मैं लेकर नहीं जाना चाह रहा क्योंकि मैंने फुली डेप्रिशिएट एसिड को किसी और सवाल में फिर समझाना है आपको। ठीक है जी, वो पिछले में हो गया था ना क्योंकि उसमें पूरा साल था, लेकिन इस साल में ये बच गया है। अच्छा चलो, अगर मिसाल के तौर पे आप डेप्रिसिएशन निकालते हो ना, चलो कर ही लेते हैं यार। 31 दिसंबर 12 पर वाला साल है, 31 दिसंबर 12 वाला साल है, तो जब आप डेप्रिसिएशन करने चले डिवाइड बाय 4 तो पूरा 12,500 करोगे तो ये तो नेगेटिव एसिड बन जाएगा। 3,000 में से 12,000 निकला तो -9,000 का एसिड, माइनस में एसिड आ जाएगा। नेगेटिव एसिड का कोई कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग में नहीं है। तो ये मैक्सिमम अब क्या कर सकते हैं आप, इसको 3 महीने डेप्रिशिएट कर सकते हैं और ये 3125 ही होना चाहिए और ये क्या हो जाएगा, फुल्ली डेप्रिशिएट हो जाएगा। ये एसिड क्या होता है जी? फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसिड का मतलब क्या होता है? ऐसा एसिड जिसकी बुक वैल्यू 0 आ जाए, या दूसरी तरह से यूं कह सकते हैं जिसकी कॉस्ट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बराबर हो। ओह, अक्यूमुलेशन तो निकालने नहीं सिखाई थी आपको। ओहो, अक्यूमुलेशन निकालने का तरीका क्या? कैलकुलेटर पकड़े 9375 प्लस 12,500 प्लस 12,500 प्लस 12,500 प्लस 3125, आंसर इज 50,000। वाह, तो इतने लंबे तरीके से अक्यूमुलेशन निकालना कितना मुश्किल काम है। तो इसका एक आसान हल भी है। आपको बुक वैल्यू का फॉर्मूला आता है? बुक वैल्यू क्या होती है जी? कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड, ये फॉर्मूला है ना? याद है, कुछ इंट्रो में पढ़ा था, नहीं पढ़ा था उन्होंने भी अभी पढ़ ही लिया, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। कॉस्ट में से जिस दिन खड़े हैं उस दिन तक की डेप्शन माइनस कर दें तो उस दिन की बुक वैल्यू आ जाएगी। ये जिस दिन की बुक वैल्यू चाहिए उस दिन तक की एक्यूमुलेशन माइनस करनी होती है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि जी मुझे 31 दिसंबर 2011 की बुक वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो 31 दिसंबर 2011 की बुक वैल्यू निकालने के लिए मुझे कॉस्ट में से माइनस करनी पड़ेगी डेप्शन 31 दिसंबर 2011 तक की। जरा कैलकुलेट करते हैं। वैसे ही कोई और चीज सिखा रहा हूं, जो सिखाने निकला था वो और तरफ रह गया। ठीक है, जरा चेक करें कैलकुलेटर पे। 9375 प्लस 12,500 प्लस 12,500 प्लस 12,500 कितना आता है? ये 31 दिसंबर 11 तक की डेप्शन कितनी है? 12,500। 12,500 यहाँ ये आखिरी है ना? कितना आ गया? 4687। अब बताओ इसका आंसर क्या आता है? तो आप डायरेक्ट यहां पर कैसे पहुंचे, यहां तक कैसे पहुंचे? कॉस्ट में से आज तक की डेप्शन माइनस करके। लेकिन मैं ये नहीं सिखाने चला था, तो मैं वैसे बता रहा था कि बुक वैल्यू जिस दिन की चाहिए हो, कॉस्ट में से उस दिन तक की डेप्शन माइनस कर दो, उस दिन की बुक वैल्यू निकल आएगी। लेकिन मैं ये नहीं सिखाने चला था, ये तो आपको पता है। मैं तो आपको ये सिखाने निकला हूं कि अकाउंटिंग, ये मैथमेटिक्स का रूल है,
अगर इक्वेशन है इसमें से 3 में से 2 चीजें हो तो तीसरी आप बैलेंसिंग निकाल सकते हैं, और इस इक्वेशन को आप रीअरेंज भी अपनी मर्जी से कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे बुक वैल्यू चाहिए तो मैं कॉस्ट में से प्रोडक्शन माइनस कर रहा हूं, और अगर मुझे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए तो मैं कॉस्ट में से बुक वैल्यू माइनस कर दूंगा। और कभी आगे जाके सवालों के अंदर मुझे कॉस्ट चाहिए हो, मिसिंग हो, तो ये 2 चीजें गिवन हो तो मैं उसको यूज कर लूंगा। कैसे? कॉस्ट कैसे निकलेगी? बुक वैल्यू प्लस अक्यूमुलेशन। मैथ का रूल है ना, सिंपल सा, ठीक है। तो फिलहाल मुझे क्या चाहिए, जो मैं बात करने निकला था वो क्या थी, अक्यूमुलेशन कैसे निकलेगी जल्दी से कैलकुलेटर के ऊपर। तो वो अभी तो लिख रहा हूं, वैसे कैलकुलेटर में डायरेक्ट कर लिया करेंगे हम। अक्यूमुलेशन निकालने के लिए आप क्या करोगे, कॉस्ट में से बुक वैल्यू बीवी, ओके, बुक वैल्यू बीवी को बुक वैल्यू कहते हैं अकाउंटिंग में, ठीक है। हाँ, मतलब इधर ही ध्यान रहे ना जी, कॉस्ट माइनस बुक वैल्यू करेंगे तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकल आएगी, ठीक है, जिस दिन की मर्जी, ठीक है। अब मैं जा रहा हूं यहां तक, यहां पे बुक वैल्यू निकले, यहां पे अक्यूमुलेशन निकले, तो कैसे निकालेंगे, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। देखो कॉस्ट कितनी है, 50,000, और बुक वैल्यू क्या बच गई, अक्यूमुलेशन कितनी आ गई। तो यही तो मैं मतलब कह रहा था कि फुली डेप्रिसिएटेड एसेट का मतलब क्या होता है, जिसकी कॉस्ट बराबर हो जाए अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के, या जिसकी बुक वैल्यू 0 हो जाए। अच्छा, अब ये फिलहाल इसको थोड़ा सा साइड पे कर रहा हूं मैं, ठीक है, मैं रोक रहा हूं इसको, ओके, और सही है ना। जरूरत पड़ने पे फिर ये काम कर लेंगे जब जरूरत पड़ेगी, फिलहाल इतनी आगे जाने की जरूरत नहीं थी, बस जज्बात में आगे चला गया मैं अब। तो ये ठीक है, काफी है, ठीक है। ये भी सवाल के अंदर तो यहाँ पे रोका हुआ था उन्होंने, ठीक है। रिक्वायरमेंट सवाल की क्या थी, यहां तक, बहुत अच्छी बात है। रिक्वायरमेंट पे वापस आए, पर्चे में रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक चलना होता है हमने, ओके, और सही है। तो ये जो, ओहो ये क्यों मिटाया मैंने, यहां पे अगर आपको बुक वैल्यू मिल गई ना, अगर आप, मैं कहूं आपको कि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल दो, वही पूरा लिखते हैं। बुक वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, बुक वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, बड़ा लिखना, कॉस्ट माइनस, और अगर मैं आपसे यहां पे कहूं फटाफट अक्यूमुलेशन बता दो मुझे, तो आप कहोगे इसको रीअरेंज कर लें सर, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को आप कर दें कॉस्ट माइनस बुक वैल्यू, आंसर आ जाएगा। क्या ख्याल है, ठीक है। तो कितना आता है, कॉस्ट है 50,000, बुक वैल्यू है 15,625, 34, ये कभी जरूरत पड़ जाए तो आगे डिस्पोजल वगैरह में जरूरत पड़ा करेगी, तो यार ठीक है। तो ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ऊपर वाली अंग्रेजियां पर्चे में कभी भी नहीं लिखा करेंगे, ये तो सिर्फ आपके दिमाग में लिखी होनी चाहिए। आप तो डायरेक्ट ऐसे बस अक्यूमुलेशन लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर ये वर्किंग शो कर देंगे, बस ये, वो तो सिर्फ आपको याद करवाना था कि ऐसे हुआ करता था बचपन में, ओके। ये डिब्बा नहीं ज़रूरत है आपको पर्चे में लिखने का, नीचे वाला काम बस कर देना, ओके, डन। तो ये भी रिक्वायर्ड नहीं था, लेकिन चूंकि तैयारियां चल रही हैं हमारी, हम आगे चल रहे हैं, आगे की तैयारियां कर रहे हैं, दुनिया में इंसान आगे की तैयारी करने आया है, ठीक है। तो जो मिल रहा है कॉन्सेप्ट वो करते जा रहे हैं डिस्कस। यहाँ तक कोई मसला तो नहीं। अच्छा, अब थोड़ी सी बात कर लें इस पर कि ये जो आपके सामने एसेट है, इससे रिलेटेड कौन सी चीज़ पीएनएल में जाती है और कौन सी चीज़ बैलेंस शीट में। ना मैंने जर्नल एंट्री की, ना मैंने लेजर बनाए, सब करना है, आज ही करना है। लेकिन मैं कहता हूँ इस वर्किंग को देख के हम डायरेक्ट करना सीखें, दिलेरी लेकर आएँ अपनी ज़िंदगियों में। तो बताएं जी, इस सिर्फ यही एक आपके सामने चीज़ है, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है बिजनेस के अंदर, आपने सिर्फ इसको प्रेजेंट करना है इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में। तो बताएं इस सारी कहानी में से पीएनएल वाला आइटम क्या है, पीएनएल में क्या जाता है, एसेट्स लायबिलिटीज। पीएनएल में प्रॉफिट एंड लॉस में एसेट्स लायबिलिटीज जाते हैं ना, कैपिटल जाता है, हाँ फिर अच्छा, पीएनएल के अंदर इनकम्स और एक्सपेंसेस जाते हैं, और बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स और लायबिलिटीज। अब इस सारी कहानी में से रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स, देखो एक्सट्रैक्ट्स भी समझ लो आज क्या होते हैं। आपने पीएनएल बनाना सीखा था, पीएनएल में आप शुरू करते थे काम सेल्स से, लेस करते थे उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स, वो पूरी डिटेल आप लिखते थे, चलो छोड़ो, ठीक है। जीपी डायरेक्ट आ गया, कॉस्ट ऑफ सेल समझे आप, ब्रैकेट में आपने कर लिया, वर्किंग में कर लिया, ठीक है। उसके बाद आप ऐड करते थे अदर इनकम, फिर लेस करते थे, एक दो लाइनें छोड़ देते थे आप, वहां पे आप लिख देते थे एक दो अदर इनकम आ जाती थी, फिर लेस करते थे आप अदर एक्सपेंसेस और सारे जहान के,
ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कह दें, अदर एक्सपेंसेस कह दें, सेलिंग एडमिन कह दें, की बात है, लिख कर कोई पाबंदी नहीं है ना आपको। FAR 2 में जाकर तो ये भी पाबंदी है कि इनके भी नाम है, मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे कि आप सेलिंग एडमिन फाइनेंस अदर ये 3-4 हेड्स के अलावा कहीं नहीं जा सकते। लेकिन इंट्रो में तो आपको खुली छुट्टी थी, एक्सपेंस लिख के, और सारे गांव के एक्सपेंसेस यहीं पे लिखे होते थे हर नाम से। तो खैर बहरहाल ये आपका पूरा एक्सपेंसेस की कहानी आती गई और आप पहुंच गए यहाँ पर नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब ये तो पूरा P&L है। ये तो पूरा P&L तब बन सकता है जब आपको पूरा ट्रायल गिवन हो, जैसे आपको इंट्रो के अंदर गिवन होता था और उसमें कोई एडजस्टमेंट्स करनी थी तो एडजस्टिंग एंट्री होती थी, और सारा कुछ करने के बाद आप इस तरह से P&L के ऊपर पहुंचते थे। अब मेरा सवाल, इस सिर्फ इतने डेटा को देखकर क्या आप ये पूरा P&L बना सकते हैं? ये बात समझिए, बच्चे ना बाद में ये पूछते हैं सर एक्सट्रैक्ट्स किसे कहते हैं, सर एक्सट्रैक्ट्स बनाने नहीं आते। हालांकि इससे आसान जिंदगी में कोई चीज़ ही नहीं आपको मिलेगी कि जो आपके सवाल से रेलेवेंट चीज है सिर्फ उसको दिखाना है P&L के अंदर क्या आ रहा है, उसका बैलेंस शीट में क्या आ रहा है। ठीक है, तो मुझे बताओ क्या ये पूरा P&L इस डेटा, इसके अलावा कोई और डेटा है नहीं इस सवाल में, क्या इस डेटा से ये पूरा P&L बन सकता है? अब मुझे बताओ इस पूरे डेटा से इस P&L के अंदर क्या चीज आनी है? सिर्फ एक चीज, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, जो अभी तक डेटा में, अगर सवाल के अंदर कल को हम डिस्पोजल करेंगे, उसमें डिस्पोजल पर एसेट के बिकने पर गेन लॉस भी आता है। तो गेन लॉस भी क्या है? गेन है तो इनकम, लॉस है तो एक्सपेंस, तो भी P&L का आइटम निकल आया। फिलहाल तो नहीं है। ठीक है, क्या सर्दी लग रही है भाई? हाँ हाँ यार, एसी तो मैंने आपको कहा भी था कि एसी 26 में रखा करो, मौसम बदल रहा है बीमार ना कर देना इनको जी। तो आपके सवाल के सामने वाला सवाल जो है, इस डेटा से आपको सिर्फ एक चीज नजर आ रही है निकलती हुई, जो आपको अब P&L में आप लेके आ सकते हो, वो क्या है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। एक्सपेंस कहाँ पे आएगा? यहाँ सेल्स के सामने लिखूंगा? नहीं, ये अदर एक्सपेंसेस के अंदर जो एक लंबी लिस्ट चल रही होती थी, यहाँ पर आप जब बनाया करते थे आप यूँ लिखा करते थे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। मिसाल के तौर पर ये 2010 की अगर मैं बात करूँ, 2010 के अंदर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आएगा? 12,000। अब हम पागल नहीं हैं कि हम सारा P&L इस तरह से बनाएंगे और उसमें से ये लिखेंगे। सवाल हमसे क्या कहेगा? डेटा देकर कहेगा प्रिपेयर रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो हम ये सारा P&L नहीं बनाएंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, ये देखो, मैं बिजनेस का नाम लिखूंगा, कंपनी नेम 8, 9, 10 है ना, तीनों साल का बना के दिखाता हूँ जी। कंपनी नेम आ जाएगा, इस सवाल में है नहीं मेरे पास। उसके बाद ये क्या है जी? प्रॉफिट एंड लॉस है। ये अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस ही आपकी ज़िंदगी में, इंशाल्लाह इसमें OCI ऐड करेंगे तो ये फिर स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बन जाएगी। पर वो करेंगे इंशाल्लाह 50 से 55 लेक्चर्स पे जब हम होंगे ना, जब मैं स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी का टॉपिक आपको पढ़ाऊँगा, तो फिर मैं आपका ये P&L पूरा करूँगा। P&L तो खैर आपके पूरा ही है, इसमें OCI ऐड करके स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पूरी करूँगा, क्योंकि उससे पूरी कहानी जाके फिर समझ आती है जाके कि जब आपके OCI के आइटम भी निकल के स्टेटमेंट इन इक्विटी में जाते हैं। तो तकरीबन 50 लेक्चर से जो ऊपर जाएंगे, 50-55 के आसपास हम ये टॉपिक कर रहे होते हैं, वहाँ पे इंशाल्लाह फिर जाके इसको हम मुकम्मल करेंगे। तो फिलहाल आपकी ज़िंदगी में P&L ही है, चलने दें इसको, बेहतरीन चल रहा है काम। ठीक है, तो P&L, लेकिन आगे ब्रैकेट में छोटा सा क्या लिख देंगे हम? एक्सट्रैक्ट्स। ठीक है जी, और P&L होता है जी फॉर द ईयर एंडेड। तो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, अब वो बार बार लिखना पड़ेगा, 31 दिसंबर, मैं ऐसे लिख दूँ ज़रा, 2010, 2009, 2000, ये भी ज़रा 10, 9 और 8 एंड वाला नज़र आ रहा है? ठीक है, अब बस ये थोड़ा सा ऐसे ही नाम पता लिखा है इसका। अब आगे सिर्फ क्या लिखना है? मेरे सवाल से रेलेवेंट सिर्फ एक चीज़ निकली है, डेप्रिसिएशन। तो मैं कोई और हेडिंग नहीं देनी, एक्सपेंसेस हैं, ये है, लटरम पटरम, बस इधर क्या लिखेंगे? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। जिस साल का उसने मांगा हुआ है उसी साल का ही बनाना है। लेकिन मैं फिलहाल 3 साल की वर्किंग के तीनों साल का बना रहा हूं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या नजर आई है आपको? 8 इधर है, फिर 9 आ रहा है और फिर 10 आ रहा है। ये क्या चक्कर है? सबसे पहले क्या लिखा हमने? 2008, फिर 2009, क्योंकि आपने मोस्ट रिसेंट को सामने रखना होता है। ये IS 1 की प्रेजेंटेशन है, IS 1 की रिक्वायरमेंट है। कंपैरेटिव कहते हैं, 9 का कंपैरेटिव किसे कहते हैं? 10 को नहीं कहते। 9 का कंपैरेटिव किसे कहेंगे? 8 को। 10 का कंपैरेटिव किसे कहेंगे?
तो पर्चे में इस तरह से रिक्वायरमेंट आया करेगी आपको, प्रिपेयर रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स फॉर द ईयर एंडेड 2010 और ब्रैकेट में लिखा होगा इंक्लूडिंग कंपैरेटिव। तो उसका मतलब क्या है? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। हाँ ना 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 ना, अगर 10 मांगा है तो उसका कंपैरेटिव 9, अगर 9 मांगा है तो उसका कंपैरेटिव सिर्फ 8। तो फिलहाल तो मैं तीनों ही बना रहा हूं। ओके, अब बताओ जी, डेप्शन एक्सपेंस 2008 में कितना है? 9375। माइनस लिखना है तो लिख लो, नहीं भी लिखना तो एक्सपेंस लिखा होना काफी है। ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म कर रहा हूं जी, फॉर द ईयर एंडेड। ओके, जरा माफी दे दो मुझे, असल में यहां पे मैं वो बना गया ना। ठीक है, ओके। उसके बाद 2008 के बाद ये बुक वैल्यू बैलेंस शीट में जाती है, कॉस्ट बुक वैल्यू, इसका पीएनएल से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, 2009 आया, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, तो 9 के लिए फिर हमारा पीएनएल का एक आइटम आ गया, और वो आइटम कितना है जी? 12,500। ब्रैकेट लगा दोगे तो अच्छी बात है, नहीं लगाओगे तो भी कोई गलती नहीं है। बच्चे कंफर्टेबल होते हैं जरा एक्सपेंस को नेगेटिव देखकर, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाई है, वरना ये इसके सामने एक्सट्रैक्ट्स में एक्सपेंस लिखा होना काफ़ी है। आप पॉजिटिव लिख दो, कोई मसला नहीं। ठीक है, लेकिन आप लिख लें नेगेटिव साइन, जरा आप कंफर्टेबल हो जाते हैं। और 2010 के अंदर भी ठीक है जी। तो ये क्या बन गया आपका? ये पीएनएल है, बस इतना सा पीएनएल बन सकता है आपका। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स। पूरा पीएनएल तो बना नहीं। बैलेंस शीट आपकी हुआ करती थी, कहां से शुरू करते थे? एसेट्स वाली साइड से शुरू करते थे या कैपिटल से? एसेट से शुरू करते थे। चलो, एसेट्स आते थे आपके, उसमें आपके नॉन करंट एसेट्स आते थे, पीपीई, अब तो और भी 2-3 आ जाएंगे। फिर करंट एसेट्स के अंदर आपका इन्वेंट्री, डेटर्स, कैश बैंक। उसके बाद आपके कैपिटल एंड लायबिलिटीज़ में कैपिटल चलता था, ओपनिंग कैपिटल, प्रॉफिट, ड्राइंग्स। फिर नॉन करंट लायबिलिटीज़ चलती थी, लॉन्ग टर्म लोन आ गया। फिर करंट लायबिलिटीज़ चलती थी, क्रेडिटर्स, लेटरम पटरम आ गया। ठीक है, तो ये आपकी बैलेंस शीट होती थी। ये मुकम्मल बैलेंस शीट आप कब बना सकते हैं? जब आपको मुकम्मल ट्रायल गिवन हो। अब सवाल में वो हमें सिर्फ इतना सा सवाल, ये इतना ही सवाल है बस, ये क्वेश्चन नंबर 2 बस इतना ही है। अब ये क्वेश्चन देकर कहेगा प्रिपेयर रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब हमारे लिए रेलेवेंट बैलेंस शीट का आइटम कौन सा है? यहाँ से बैलेंस शीट के अंदर एसेट की बुक वैल्यू में जाना होता है, जो कि अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम इसको क्या लिखा करेंगे? एसेट नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे? अच्छा, और आपस की बात है, ये पीपीई ऐसे नहीं निकलेगा, बल्कि इसके ऊपर पूरा एक नोट बनेगा, तफसीली नोट, और उसमें से सिर्फ एक फिगर, बैलेंस शीट के फेस पे एक फिगर ही आएगी इंशाल्लाह। जिस दिन मैं पीपीई का नोट बनवाऊंगा ना, तो वहाँ से भी एक फिगर उठा के बैलेंस शीट के फेस पे ला के आपको दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल अभी तो बहुत बचपन है, ये तो बात मैं कर रहा हूँ 55 की। ठीक है, तो बचपन के अंदर फिलहाल सिर्फ इतनी बात जहन में हो कि बैलेंस शीट में क्या आना है? एसेट। और एसेट की कॉस्ट नहीं आया करती, बल्कि एसेट को हम कैरिंग वैल्यू, बुक वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू पर शो करते हैं, और वो कैसे निकला करती है? कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो वैसे तो एक ही फिगर आनी चाहिए, वो बुक वैल्यू ही होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल पहला दिन है, मैं थोड़ा सा ये कर लेता हूं कि कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेशन कर देता हूं, अगर कहें तो। बल्कि एक और बात बताऊं, अगर इस तरह की वर्किंग बनी हो ना, कंपनी नेम, स्टेटमेंट ऑफ, पूरा लिखना है पर्चे में आपने, एसओएफपी ना लिखा ना, लेकिन यहां पे क्या लिखोगे आप? एक्सट्रैक्ट्स और एज ऑन। ठीक है जी, एज ऑन 31 दिसंबर। एज ऑन इधर फॉर द ईयर एंडेड नहीं था, मेरे पास जगह नहीं थी। ठीक है ना, समझ तो रहे हो ना, आप लिखने हैं पर्चे में लिखेंगे। ये तो वैसे ही, ये तो रिक्वायरमेंट नहीं थी, मैं तो ऐसे ही बस जरा मेरा दिल करता गया और मैं ये बताता चला गया आपको। ठीक है, थोड़ा स्मार्टली ना लिख लें जरा। तो कंपनी नेम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स बना रहे हैं जी आप, और ये एज ऑन बना करता है। ठीक है जी, तो एज ऑन 31 दिसंबर 2010, फिर 9, फिर 8 बनाएंगे, तो पहले 8। अच्छा, अब देखा जाए तो आपको कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेशन करना पड़ता है बुक वैल्यू के लिए, लेकिन जब कभी इस तरह के फॉर्मेट में वर्किंग बनी होगी ना, ये रीवैल्यूएशन की भी तैयारी करा रहा हूँ, एक्सट्रैक्ट्स मांगे रीवैल्यूएशन करवा कर भी, तो ये वर्किंग जो है ना, ये आपको एसेट की वो वैल्यू रेडीली अवेलेबल कर रही है जो आपकी बैलेंस शीट में नजर आना है ईयर एंड के ऊपर। कैसे? 31 दिसंबर 2008 पर बुक वैल्यू कितनी नजर आ रही है? यही बैलेंस शीट में जानी है।
यहाँ से सीधा सीधा उठाओ, यहाँ पे क्या लिखोगे आप? लिखोगे जी एसेट्स में, हेडिंग बनानी है तो बना लो, नॉन करंट एसेट्स में आपका प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ठीक है। तो कितना आ रहा है जी 31 नंबर 8 पर? डायरेक्ट उठाकर यहां लिख दो 4065। अब आप कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेशन करना चाहो तो भी कर सकते हो, आंसर तो यही आना है। तो ये शॉर्टकट एक तरह से, अगर एक्सट्रैक्ट्स मांग ले तो ये वर्किंग डायरेक्ट आपको फिगर दे रही है 28125। 31 दिसंबर 2010 पे बुक वैल्यू 15,600। अच्छा, अब ये है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेशन ही हो रहा है, चेक करो। 50,000 कॉस्ट है, एक्यूमुलेशन कितनी है? 34,375। दोनों को माइनस करके देख लो, आंसर वही आता है। तो ये वर्किंग आपको रेडिली ये बुक वैल्यू दे रही है जो बैलेंस शीट में चला जाएगा। तो ये वैसे ही आपको थोड़ा सा मैंने अंडरस्टैंडिंग दी एक्सट्रैक्ट्स क्या होते हैं। अब कोई सा भी टॉपिक आएगा हमारा, जैसे इसके बाद हम पढ़ेंगे एक टॉपिक आएगा गवर्नमेंट ग्रांट। अब गवर्नमेंट ग्रांट इनकम है, ठीक है, और उसको सारे को इनकम में ना लेके जाए तो कुछ अर्सा वो लायबिलिटी में रहता है। अब अगर ये सवाल आएगा तो वो कई एक्सट्रैक्ट्स बनाओ, तो रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स में क्या जाएगा? जो पीएनएल में जानी है इनकम, और जो बैलेंस शीट पड़ी होनी है लायबिलिटी। हम बोरिंग कॉस्ट का स्टैंडर्ड करेंगे, लोन आ रहा होगा उसमें हमने लोन लिया, उसको हमने बिल्डिंग में इस्तेमाल किया, कुछ एक्सपेंस एसिड में ऐड करना है, कुछ एक्सपेंस पीएनएल में एक्सपेंस आउट होना है, और लोन जो है वो बैलेंस शीट में नजर आना है। अब ये जो टॉपिक भी करेंगे ना, उस टॉपिक से रेलेवेंट आपने वो टॉपिक का जब कॉन्सेप्ट आपको तैयार हो गया तो एक्सट्रैक्ट सबसे आसान चीज है आपके सामने सारा। आपको इसकी सारी अंडरस्टैंडिंग है ये क्या है, तो आपके लिए कोई मसला नहीं है कि इसमें से आप देख सकें पीएनएल में क्या जाना है और बैलेंस शीट में क्या जाना है। ऐसे ही हर टॉपिक को पूरी अंडरस्टैंडिंग से जब आप पढ़ लेंगे तो फिर एक्सट्रैक्ट तो कोई मसला नहीं है। तो ये एक्सट्रैक्ट से मसला नहीं होना चाहिए आपको, बस मेरा ये टारगेट था आज के आधे घंटे की इस बहस का, ठीक है, सही है। चलो, तो एक्सट्रैक्ट्स की समझ आ गई? एक्सट्रैक्ट्स किसे कहते हैं? इसकी कोई जरूरत नहीं, वो रिक्वायरमेंट नहीं थी, माजरत चाहता हूं मैं, बस चलता चला गया, सवाल तो खत्म हो गया था। वो तो सवाल तो 4 लाइनों का है आंसर उसका, ठीक है, लेकिन हमने बहुत कुछ आज इसमें से सीख लिया, ठीक है, ओके। किधर दूर पे हो पाए ना। अच्छा, अब ये जो है ना, आप आरिफ परचेज्ड व्हीकल, इट्स कॉस्ट ऑन यकम मई इज 70, लाइफ इज 5 साल, ये भी सेम है। मिस्टर आतिफ हैज परचेज एन एसेट ऑन 1/4/2004, रेजिडुअल वैल्यू, अच्छा रेजिडुअल वैल्यू आ गई जी, फर्क सिर्फ क्या आ गया? तो आपने बस क्या करना है, आपने 50,000 माइनस 10,000 इंटू 25%, ठीक है। हाँ, वो पहला साल है तो इस वजह से पहले साल में तो क्योंकि पूरा साल इस्तेमाल नहीं हो रहा तो 9/12 कर देंगे, तो कोई मसला नहीं है। निशान ने एसेट खरीदा, बस रेजिडुअल वैल्यू आ गई है, आगे तो वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड शुरू हो रहा है। तो इन सॉल्यूशंस को देख लो। असल में ना ये सिर्फ डेप्शन एक्सपेंस मांगा गया था तो डेप्शन एक्सपेंस ही निकला हुआ है। अगर आप देखो तो मैंने सिर्फ फॉर्मेट के अंदर इसको डाल दिया है। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस ये पड़ा है 9375, 12,500, 12,500। लेकिन ये सारी कहानी इस तरह से करने का मकसद क्या है? एक तो ये वर्किंग थोड़ी सी आपको कंफर्टेबल कर लूँ इसके साथ आसान सवालों में, क्योंकि इसी ने अब एंड तक चलना है हमारे साथ FAR 1 में, ठीक है। और दूसरा थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग दे लूँ एक्सट्रैक्ट्स कैसे बनते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात, अगर एक्सट्रैक्ट्स बनाने हो, वर्किंग इस फॉर्मेट पे हो, तो बुक वैल्यू रेडिली अवेलेबल मिलेगी आपको, बगैर किसी वर्किंग के उठा के आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये शॉर्टकट आपके काम आएंगे छोटे छोटे, इसलिए मैं एक्सट्रैक्ट्स बनाने चला गया, वरना तो रिक्वायरमेंट ये है, ठीक है। तो ये आपको करवा दिया था, इसको नोट कर लें, ज़रा चेक कर लें, आपका होमवर्क था ना। इन तीनों सवालों में डेप्शन एक्सपेंस, ये तो 12,500 आ गया सेम, ये मैंने करवा दिया है, इसको देख लें, जल्दी से देख लें। जो बच्चे होमवर्क करके नहीं आए वो हाथ खड़ा करें, जो होमवर्क करके नहीं आए, है ना। अभी तो पहले हफ्ते में तो सभी करते हैं होमवर्क। वैसे ये वो होमवर्क था, होमवर्क तो अभी हफ्ते बाद मिलना शुरू होगा होमवर्क, जब पास पेपर पे पहुंच जाएं बस एक दफ़ा। लेकिन 1.5 से 2 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं किसी भी पर्चे को देने हैं आपने। हर पर्चे को इतना टाइम देना है, हर पर्चे को पास करना है CA करने के लिए, सिर्फ इस अकाउंटिंग को नहीं पास करना। आपने लॉ रखा हुआ है,
टैक्स रखा हुआ है, सीएमए रखा हुआ है, वही पास करोगे तो सीए होगा। इसलिए पूरा इंसाफ करना है हर एक के साथ, अपने अम्मा अब्बा के पैसे के साथ भी, ठीक है, और वक्त के साथ भी अपने। तो इंसाफ यही है कि 1.5 से 2 घंटे हर पर्चे को, पूरी ईमानदारी से, मोबाइल से दूर होकर। वरना यही 1.5 घंटे में जो काम आपने करना है ना, घंटे से 1.5 घंटे में काम हो जाया करेगा आपका, होमवर्क इससे ज़्यादा का नहीं होता। लेकिन मोबाइल साथ रख के जब आप काम करते हो तो वही डबल टाइम हो जाता है। अब देखने वाले क्या कहते हैं, बच्चा सारा दिन पढ़ता रहता है, 8-8 घंटे आके पढ़ता रहता है, और 8 घंटे प्रोडक्टिव 2-3 घंटे निकले। तो मोबाइल को सिर्फ पढ़ते हुए, मोबाइल यूज़ करो बेशक यार, लूडो खेलो, क्रिकेट खेलो, मोबाइल यूज़ करना है करो, लेकिन कब, जब होमवर्क कर चुको। तो घर जाओ, मोबाइल को ऑफ करके साइड पे रखो, और ऐसी जगह पे रखो जहाँ पे उठ के आपको उठाना पड़े। इंशाल्लाह नहीं उठाओगे 2-3 घंटे, क्योंकि सुस्त तो आप लोग हो ही, मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट था, ठीक है। साथ वाले कमरे में रख के आ जाओ, अब नीचे बैठ के पढ़ना शुरू कर दो हॉस्टल वाले जो, इंशाल्लाह नहीं जाओगे उठ के साथ वाले कमरे में। 2 दिन खाना नहीं खाते, उठ के जाना पड़े तो दरवाजे की तो देख रहे होते हैं, कोई निकले तो यार मेरे लिए भी 2 रोटियाँ ले आएंगे। तो इंशाल्लाह नहीं उठेंगे आप लोग। मोबाइल दूर रखें अपने से, और कम टाइम में आप देखेंगे आप पढ़ लेंगे। आपको रोज़ाना 5 से 6 घंटे चाहिए, 3 पर्चे नॉर्मली बच्चों ने रखे होते हैं उसके लिए, क्लासेस के अलावा 5 से 6 घंटे, कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, वो कर लो। उसके बाद आप अपना करो एंजॉय, क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, दोस्तों के साथ गपशप लगाओ, फिर टाइम है। और अगर आपने साथ मोबाइल रखा, साथ ये दोस्तों वाला काम भी किया, तो फिर ना खुदा ही मिलेगा, ज़रा शेर बदल लिया मैंने, ना खुदा ही मिलेगा ना विसाले सनम, ठीक है ना। तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। हो गया ये सही आंसर? ये चौथा पांचवा भी देख लो, ऐसे ही नज़र मार लो। छठा भी है, अच्छा ओके। बस रिड्यूसिंग बैलेंस ना मिक्स ना करें हम, क्योंकि मैंने आपको इसी में ही जल्दी जल्दी इंशाल्लाह लेकर जाना है डिस्पोजल तक, क्योंकि ये तो सारी बातें चल रही हैं आपकी बचपन वाली। बोर हो रहे हैं अब आप लोग। थोड़ा सा मैंने तड़का लगाया ज़रूर एक्सट्रैक्ट्स वाला। नहीं, ये 2-3 दिन में किताब आ जाएगी। हाँ, ये बुक है, ये बेसिकली बुक है। वो मैंने कहा था कि मैं सोल्यूशन जो है वो अलग से हैंड आउट दे दूंगा, फिर मैंने कहा क्या क्या संभालेंगे, ये इतना आसान सवाल है। तो कल वाले जो आज होमवर्क में दूंगा सवाल, हो सकता है कल उसके होमवर्क का सोल्यूशन ले आऊँ, वरना 1 से 2 दिन में किताब आ जाएगी, कोई मसला नहीं, ठीक है। सब कुछ उसमें अवेलेबल है। ये किताब का मैंने ना पूरा चैप्टर इधर डाल दिया, आपको एक्सट्रैक्ट डाल के दिए। चलें आगे। अच्छा जी, क्या करें अब, हम क्या करें अब? हम यूँ करते हैं, अब हम एक प्रॉपर सवाल करते हैं। ये सवाल, मिटा दूं? देख लो। आमिर भाई मौका अच्छा है, पार्ट 2 स्टार्ट कर लें।